था वो था कि हम लोगों ने दो वैल्यू निकाली थी। एक तो हमने ईएमएफ की निकाली थी, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल साइन ओमेगा टी। एक हमने करंट निकाला था धारा, और हमने निकाला था आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये दो वैल्यू हम कल निकाल चुके थे, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ तक, ठीक है। नहीं याद हो तो यूट्यूब पर देख लेना, वीडियो पर ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ये वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू का हम यूज करके हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, जो हमने 11th क्लास में भी चैप्टर नंबर 13 या 14 में बनाया था अपन ने, वेव वाले चैप्टर के अंदर। तो देखो आप, अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, टी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और थीटा किसके इक्वल था, ओमेगा टी के। यू कैन you can write it by equation first। समीकरण 1 में अपन ने लिखा था ये चीज, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। और आप लोगों को पता है हमने एक फाई की वैल्यू भी निकाली थी, वो आई थी एन बी ए कोस ओमेगा टी, याद है, एन बी ए कोस ओमेगा टी, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या निकाला था, हमने ई की वैल्यू निकाली थी, और ई की वैल्यू किस फॉर्मूले से आई थी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी से। वहां से इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया था, तो हमें नेगेटिव में आंसर मिला था, लेकिन आंसर कितना आया था हमारा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो अपन टेबल बनाते हैं ना, इस टेबल को अपन कंप्लीट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं अपन, देखो आप। अब देखो, आप लोगों को पता है 11th क्लास में भी तुमसे कहा था मैंने, जब हम लोग है ना कोई वेव बनाते हैं तो ग्राफ बनाते हैं 100 टी के बीच में, अगर अपन ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज आती है, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे t/4 आता है ना, फिर यहाँ पे कितना आता है, याद है किसी को, t/4 के बाद t/2 आता है, 3t/4 आता है, और t आता है। अब याद आया, t/4 आता है, t/2 आता है, 3t/4 आता है, t आता है, तब जाकर के एक पीरियड बनता है, एक अंतराल बनता है यहाँ पे आने के बाद। अब याद आया सबको, हाँ। तो ये t/4, t/2, 3t/4 और t, ये एक अंतराल बनता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सबकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहले हम कितना रखेंगे, 0, t की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे, 0, ठीक है, t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो हमें अगर t 0 है, अगर t 0 है तो थीटा भी कितना हो जाएगा, 0, बोलो, क्योंकि t 0 है तो थीटा भी 0 हो जाएगा। अगर t 0 है तो यहाँ पे cos 0, ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि हमें फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, एन बी ए, क्या मिलेगी, एन बी ए, और ये कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, अधिकतम मान मिलेगा हमें एन बी ए के बराबर, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1। यहाँ पे साइन 0 जाएगा क्योंकि टी हमारा 0 है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसका मान कितना मिलेगा, 0। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा क्या था टास्क था हमारा, t/4, क्या लेंगे हम यहाँ पे, t/4 लेंगे, t/4 लिखेंगे t की जगह, तो हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अपन, t/4, तो अगर t/4 पुट करेंगे तो t से t कट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई/2, कितना बचेगा, पाई/2। तो मैं लिख दूं तुम्हारे सहूलियत के लिए, 2 पाई अपॉन टी ओमेगा की वैल्यू होती है, टी की वैल्यू अपन t/4 ले रहे हैं, तो ये टी से टी कट जाएगा, बचेगा पाई/2, ठीक है। और पाई/2 मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन और कोस 90 अगर यहाँ रखूंगा अगर, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, अगर आपको याद हो तो कोस 90 होता है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। साइन की बात करें तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, उसकी वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम, यानी कि ये हमें मिल जाएगा मैक्सिमम, एन बी ए ओमेगा, ये हमें मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तीसरा हम बात करें 3t/4 की बात अगर हम करें, तो 3t/4 के लिए क्या होगा अपने पास, 3t/4 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा मुझे, 3t/4 के लिए, 3t/4, t से t कैंसिल, ये बनेगा 3 पाई/2, 3 पाई/2, ठीक है, कितना बनेगा, 3 पाई/2। और 3 पाई/2 के लिए अगर अपन बात करें तो कोस की वैल्यू कितनी होगी 3 पाई/2 के लिए, किसको याद है, 3 पाई/2 कितना होता है, कितना होता है 3 पाई/2, नहीं पता, 3 पाई/2 को आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके देख लो, पाई से पाई कैंसिल, 270 डिग्री आ जाएगा, है ना, तो 270 डिग्री पे आ जाएगा ये। और 270 डिग्री पे कोस की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई
यहाँ पे 0, यहाँ पाई, यहाँ पे 3/2। यहाँ पे कितना आता है, y एक्सिस के लिए cos की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कितना आंसर आएगा इसके लिए, cos की वैल्यू 0, यानी कि कितना जाएगा इसके लिए, सॉरी 0 नहीं, मैंने एक मिस कर दी, एक टर्म है ना, t/2 वाली टर्म मिस कर दी, पहले वो ले लो आप, पहले t/2 ले लो, वरना साइन की दिक्कत आएगी ना। तुमने भी नहीं बोला किसने, पहले t/2 ले लो, फिर t/2 हो जाएगा, है ना। और t/2 के लिए कितना होता है, थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t इंटू t/2, क्या बनेगा, पाई, है ना, क्या बनेगा, पाई। और कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस में, कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस में, तो कितना आ जाएगा, एन बी ए माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखो साइन पाई होता है 0, ये तो 0 हो जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू अपने पास कितनी है, 3t/4, और 3t/4 को मैंने क्या बताया अभी तुम लोगों को याद है, 2 पाई अपॉन t लिखेंगे इसको, और 3t/4 लिखेंगे, ये बन जाएगा 270 डिग्री या 3π/2। और इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई तुम्हें, 0 होती है इसके लिए, और इसके लिए वैल्यू आती है नेगेटिव में, ठीक है। इसके लिए वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव में, एन बी ए ओमेगा। और लास्ट क्या बच रहा है अपने पास, टी बच रहा है, तो टी यहाँ रख देंगे अपन, तो टी रखेंगे तो कितना जाएगा, 2 पाई, क्या बचेगा, 2 पाई, 2 पाई अपॉन टी से टी कट जाएगा, 2 पाई बच जाएगा, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री। और 2 पाई के लिए कोस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई मतलब एक साइकिल पूरा हो जाता है, एक चक्र पूरा हो जाता है, वापस 0 पे आता है, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। हमें मिलेगा यहाँ पे एन बी ए, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0। ये वाली वैल्यू आपको पता लग गई होगी, ठीक है। अब इस वैल्यू का यूज करके हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, ये थोड़ा देखना, ऊपर नीचे लिखी मैंने, तो ग्राफ बनाने वाले अपन भी यूज करके देखो आप वैल्यूज को, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए अपने को। तो अब ग्राफ देखो, आप ग्राफ देखो कैसे बनता है ना, मुझे बताना तुम लोग कि जैसे तुम्हारे पास वैल्यू है, हमें दो चीज का ग्राफ चाहिए, एक तो हमें पाई का ग्राफ चाहिए, है ना, एक हमें ई का ग्राफ चाहिए, ठीक है। दोनों को मिक्स में बना रहा हूँ इस तरीके से, दोनों को मिक्स करके बना रहा हूँ इस तरीके से, पाई का भी चाहिए और ई का भी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे t/4 ले लेते हैं, यहाँ पे t/2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3t/4 ले लेते हैं, और यहाँ पे t ले लेते हैं। अब बताओ मुझे कि अगर अपन बात करें इसके लिए 0 डिग्री के लिए, यानी कि इसके लिए 0 डिग्री के लिए ये कौन है, ये फाई है और ये ई है। 0 डिग्री के लिए ई तो 0 हो जाएगा, और फाई जो है आपका वो कितना हो जाएगा, वो आपका एन बी है, मतलब कुछ एक वैल्यू मिलेगी हमें, मैक्सिमम मिलेगी। तो जो 0 से स्टार्ट होगा वो तो ई होगा, जो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा वो ई होगा, और जो ग्राफ कहाँ से एन बी है, मतलब यहाँ पे अगर अपन एन बी ए मान ले, मैक्सिमम वैल्यू मान ले, यहाँ से स्टार्ट होगा वो कहलाएगा कौन सा, ई वाला ग्राफ कहलाएगा आपका, ठीक है। ई नहीं सॉरी, फाई वाला। हम बात करें t/4 की, तो t/4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा t/4, और t/4 अगर यहाँ पे आएगा तो इसके लिए क्या मान मिल रहा है अपने को, फाई की वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो जो वैल्यू अपनी कहाँ आके गिरनी चाहिए इसकी, वो यहाँ आके गिरनी थी 0 पे, समझ में आ रही बात आपको, t/4 पे 0 हो जाएगी वो वैल्यू, है ना। लेकिन ये वाली वैल्यू कितनी ही मिल रही है हमें t/4 पे, सॉरी π/2 t/4 पे मिल रही है एन बी ओमेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें इससे, कितनी मिल रही है, मैक्सिमम, मतलब कि t/4 पे हमारा ग्राफ उठेगा और मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है, उठेगा और मैक्सिमम तक जाएगा इस t/4, ठीक है, समझ में नहीं पाता आपको, ये वाली वैल्यू मिलती है। तीसरा बात करें अपन t/2 की, t/2 पे 5 मिल रहा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव मतलब कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये कहाँ जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, मतलब ये कहाँ गिरेगा, ये इस पे आके 0 हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखना था। आगे आप देखो 3t/4 पे क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये जाएगा 0 पे, और ये कहाँ जाएगा 3t/4 पे, ये माइनस में चला जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करूँ टी की, तो कहाँ आएगा ये एन बी ए, मतलब प्लस में आ जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये 0 पे चल जाएगा, मतलब ये अपना एक साइकिल पूरा कर लेगा, ठीक है। समझ आया तुम लोगों को, क्या करना है अपने को, ये ना एक ग्राफ तो कौन सा वाला है, ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ किसका है बताओ, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो तो ये तो ई का ग्राफ है, ये फाई का ग्राफ है ना, जो डेरिवेशन वाला है। तो इसमें क्या पता लग रहा है आपको कि इसके अंदर इसका मतलब ये है कि जो करंट जा रहा था ना, जो ईएमएफ बन रहा था, जो फ्लक्स चेंज हो रहा था, उसके अंदर भी वैल्यू मिल रही थी हमें, जो करंट की वैल्यू जो मिलेगी हमें, वो क्या होगी, एक बार तो प्लस में जाएगी, एक बार माइनस में जाएगी, फिर प्लस में जाएगी, फिर माइनस में जाएगी, मतलब एक समय के बाद वो अपने
टाइम पीरियड के बाद मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, एक बार प्लस में जा रही है, एक बार माइनस में जा रही है। इस तरह से जब ये जाएगी तो क्या करेगी ये, मतलब कि ये दो डायरेक्शन दिखा रही है, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये प्रत्यावर्ती धारा है, मतलब कि दोनों दिशाओं में गति कर सकती है। समझ में आ गया सबको? सबको आ गया पक्का? वेरी गुड। चलो इस बात पे नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इंग्लिश में बोलते हैं ईडी करंट। कोई कुछ कह रहा है क्या? ईडी करंट की बात करते हैं। ईडी करंट हिंदी में बोलते हैं इसको भंवर धाराएं। भंवर जानते हो ना, भंवर, भंवर धाराएं, ठीक है। और इसका एक और नाम है फोको करंट। साइंटिस्ट का नाम था फोको, फोकल्ट नाम था साइंटिस्ट का, उसके नाम पे इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। फोको करंट, साइंटिस्ट का नाम था फोकल्ट, FAUCAULT, फोकल्ट, यानी कि फोको धारा है, फोको बोलते हैं उसको हिंदी में। तो फोको फेको तो मत करना तुम लोग, तुम बस ध्यान रखना कि ईडी करंट होती है, भंवर धारा होती है, इस नाम से एग्जाम में आएगा। भंवर धारा है, ईडी करंट या फोको करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये समझो आप। इसका मतलब ये है, आप ध्यान से समझना मेरी बात, मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। वी नो द, चलो हिंदी में बोल रहे हैं। चालक या धातु की चादर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पदार्थ के संपूर्ण आयतन में ठीक वैसी धारा उत्पन्न होती है जैसे कि परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित होने के कारण होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों को पता है, किसी कुंडली से, किसी कोयल से जब अपन फ्लक्स में चेंज कर रहे थे, किसी कोयल के फ्लक्स में चेंज कर रहे थे, हम किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे, तो एक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था, तो उसमें करंट बन रहा था, ठीक है। तो उसी वजह से वैसा का वैसा ही करंट, जो वैसे वैसे जो जो चेंजेस होगा वो किस वजह से आएगा, वो किसी चालक पिंड या किसी धातु से, किसी मेटल की वजह से आएगा, किसी मेटल की वजह से, किसी धातु की वजह से, वो ऐसी ऐसा ही चेंजेस आएगा धातु की वजह से, है ना। जो काम कोयल कर रही थी वो काम अगर अब क्या कर रहा है, मेटल कर रहा है, यहाँ पे धातु कर रही है, तो उसकी वजह से सेम टू सेम फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट जनरेट होगा, ठीक है। और जो करंट जनरेट होगा, माना कि ये मेटल है आपका, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर इसमें अपन ने किसी किसी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, या फिर अपन ने इसको मतलब कि फ्लक्स में इसकी चेंज करवा दिया अपन ने, तो क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में अपन रख दिया, तो इसके आसपास क्या होगा, इसके अंदर, इस धातु के अंदर क्या होगा, एक तरह की करंट उत्पन्न हो जाएगी, उसको बोलेंगे फोको करंट या ईडी करंट या भंवर धारा, है ना। और इन इन करंट का जो शेप होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से शेप होगा उसका, जिस तरह से तुम पत्थर फेंकते हो पानी में, तो इस तरह का बन जाता है ना, बहुत सारी वो तरंगे बन जाती है पानी के अंदर, है ना। तो इस तरह से जलेबी भी ऐसे बनाते हो आप, मुंह में पानी आएगा वो बहुत सारा हो गया तो जलेबी का नाम सुन के, ठीक है। तो इस तरह से आप करंट बना रहे हो, पानी मतलब पत्थर फेंक रहे हो, तो इस तरह की तरंगे बनती है, ये जलावट तरंगी, ये वेव बनती है, इस तरह की शेप की करंट बनना शुरू हो जाती है, इस तरह की धारा जो बनती है उसको बोलते हैं ईडी करंट। क्या हुआ? अरे साउथ गजब करता है। हम्म, देखो, तो क्या कहा मैंने कि जब कोई और मेटल लेते हैं, कोई धातु की छड़ लेते हैं, मतलब कुछ अपन धातु ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर फ्लक्स में चेंज करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कुछ करंट, कुछ तरह की धाराएं बनती है, उस करंट को बोलते हैं अपन ईडी करंट, उसको बोलते हैं अपन ईडी करंट, है ना। भंवर धारा बोलते हैं उसको अपन, ईडी करंट बोलते हैं उसको। तो वो ईडी करंट जो होता है, भंवर धारा जो होती है, वो शेप ऐसा होता है उसका, है ना। क्या शेप होता है उसका? ऐसा शेप होता है उसका। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो करंट बन रही है, इस करंट को बनने के मतलब कि ये इसका क्या कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है ना। ये फायदा क्या करती है, देखो, ये नुकसान तो क्या करती है कि अगर इस तरह की जो करंट बनती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा। क्या करती है, अगर ये किसी धातु में बनना शुरू हो गया ना, इस किसी मेटल में अगर ये बनना शुरू हो गया करंट, तो क्या होगा, वो करंट उसको पिघला देती है, उस मेटल को पिघला देती है, इतनी गर्म होती है, इतनी खतरनाक होती है, मतलब ये कोई चीज को, धातु को पिघलाने का काम कर देती है, उसको खत्म कर देती है पूरा एक तरीके से, तो ये वो करंट होती है ना। और बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट अपन का कहाँ लेंगे, मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन बता दूं तुम लोगों को। तुम्हें पता है जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन जो जो चलती है उससे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से चलती है जो ट्रेन है ना, फील्ड से जो करंट से चलती है ट्रेन है, दूसरी वाली नहीं, जो मतलब जो मतलब इसमें के अंदर करंट और मैग्नेट यूज किया जाता है,
उस ट्रेन में क्या होता है कि उस ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह होती है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अब उसकी स्पीड को रोकने के लिए ना अपन क्या करते हैं, इन करंट को जनरेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके ड्रिल पे, उसके पहिए पर अपन इन करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ना अपन मतलब क्या ना डाल देते हैं इसके ऊपर। उससे क्या होता है ना कि वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, ट्रेन का पहिया रुक जाएगा। तो उसको रोकने के लिए भी इस करंट का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक होती है ना, इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ये वहां पे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हो सकता है कि कोई कुंडली बहुत तेज घूम रही है। अभी कुंडली का मतलब क्या है, कोई कॉइल, जैसे कोई बड़ी जगह, कोई मतलब फैक्ट्री है, कहीं इसी जगह जहाँ काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी कॉइल घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो उनको हमें रोकना होता है। अब काम बंद करना है तो रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करते हैं, इन करंट को अपन मतलब वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं इन करंट को। उससे क्या होता है ना कि कॉइल उसके अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये करंट लगा देते हैं। जैसे अगर ये ऐसे घूम रही है तो हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करंट दे देंगे, उससे क्या होगा, वो रुक जाएगा और मतलब कोयल हमारी रुक जाएगी। तो इनका काम क्या होता है ना कि अच्छा भी है बुरा भी है ना, एक तरीके से ये काम आता है ईडी करंट में, ठीक है। और बहुत सी जो होती है कि बहुत सी जो मतलब भट्टियां वगैरह होती है ना, उन भट्टियों में क्या करते हैं, मतलब कि मटेरियल पिघलाने के भी काम आता है, ठीक है। जो आपके मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ 9th-10th में, कुछ वो निकलते हैं ऑक्साइड वगैरह निकलते हैं ना, उनको जो निकलते हैं उनको पिघलाने के लिए मोटे मोटे निकलते हैं, उनको पिघलाते हैं, पिघला करके फिर वो शेप देते हैं अलग से, है ना। तो आयरन के होते हैं उसके मतलब बहुत सारे होते हैं, तुमने पढ़ा हुआ 9th-10th में। तो उनको क्या करते हैं, मेटल को पिघलाने के लिए भी इनका यूज करते हैं, इस करंट का यूज करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या है, तुम धीरे धीरे बोलते हो, मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बोलते रहा हाँ, तब लगता है कि समझ में आ गया। हमारा चक्कर चक्कर से आ रहा था तब का। हाँ जा रहा है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो इस पे एक लाइन लिखी हुई है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में स्थित धातु की चादर को एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर खींचते हैं तो चादर के संबंधित लक्ष्य में दरार इस प्रकार होती है कि चलो ठीक है, बात छोड़, तुम बता देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब है ना, इन करंट के लिए, इन करंट से बचने के लिए एक अपन ऐसी शेप, एक इस तरह का शेप होता है, इस तरह का, इस तरह की लोहे की रोड बनाई जाती है, इस तरह की शेप की खांचे टाइप होती है, मतलब बीच में कटी हुई रहती है। इस तरह की क्रोड बनाई जाती है लोहे की, है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोड, है ना। इसको बोलते हैं क्रोड। ये कोर बनाई जाती है, इस तरीके की शेप बनाया जाता है, इस तरह का बीच में से काट काट के। जैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम समझ गए हो ना मेरी बात में, कैसे कैसे बन रहा है, मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना। ये मतलब कि बीच में इस तरह से बने होते हैं। तुमने कभी वो देखा है, ट्रांसफार्मर देखा है तुम लोगों ने, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बाहर से देखा है तुम लोगों ने, इस तरह का शेप बनाता है वहां पे, किसी ने अगर देखा हो तो। हाँ, गली मोहल्ले में अगर कभी जाओ ना तो देखो, बुक में दिख रहा है, डायग्राम दिया हुआ है, देखो आप, ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में भी, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये है ना। हाँ बस, तो अभी देखना, ये इस तरह से बनी होती है शिप पीछे से, है ना। तो ये क्या करते हैं ना, ये क्यों लगाई जाती है कि मतलब है ना, अब करंट अगर बना ना, तो करंट बनता 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 का यहाँ जाके रुक जाएगा। अगर यहाँ से जगह खाली हो गई ना तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, तो करंट जो बना वो क्या है, वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जगह खाली नहीं रहते ना, अपन अगर अपन कंटिन्यू वो मेटल ले लेते तो करंट फैलता जाता, पूरी ट्रांसफर में जला के फेंक देता वो। हालांकि कभी कभी जल भी जाता है, क्योंकि कभी करंट इतना तेज हो जाता है कि वो झेल नहीं पाता। लेकिन क्या क्या कोशिश करते हैं कि कम जले, तो अपन ये इस तरह का यूज करते हैं, उससे करंट यहाँ नहीं पहुंच पाता और खत्म हो जाता है, फिर दोबारा जनरेट, अलग जनरेट होता है, तो वो का इतना खतरनाक नहीं हो पाता। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस तरह की शेप का यूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। और दूसरा दूसरा ये है कि इस तरह की शीट पे अपन क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, इसको लेमिनेटेड करते हैं, मतलब कि अपन इसको ना इस तरह से एक कवर चढ़ाते हैं, कवर जो दिखता नहीं है लेकिन लेमिनेट होता है, ताकि क्या होता है ना कि करंट बाहर नहीं निकले, करंट अगर बने ना तो वो बाहर नहीं निकले, लेमिनेट करते हैं अपन उसको, एक कवर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है ना कि करंट बाहर नहीं आता है। तो उसको बचने के उपाय भी हैं, देखो, फायदा भी है नुकसान भी है, तो अब थोड़ा सा तैयारी भी करनी पड़ेगी किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आया समझ में? ये लिख दो एग्जाम में आया तो, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये चीजें अपने को ये पढ़नी थी, इसके एप्लीकेशन में तुम्हें बता दिए है। अब हानियां भी इससे, नुकसान भी है, नुकसान में तुम बता ही दिया। अब तुम्हें पता है कि जब भी तुम कभी है ना, कभी कभी तुम देखना, तुम लोग है ना घर का स्विच ऑन ऑफ करते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो ना, तो उसके अंदर चिंगारी निकलती, कभी कभी याद तुम लोगों को, स्विच ऑन ऑफ करते हो तो करंट निकलता है एकदम से, वो चिंगारी निकलती है अंदर से। तो वो जो चिंगारी होती है ना, वो कौन सी करंट है, वो ये वाली करंट है, वो ईडी करंट है। अरे बात समझ में मेरी? तुम लोग ने देखा ना कि वो चिंगारी ऑन ऑफ करने से कभी चालू करते बंद करते, किसी किसी के दिखती है वो लाइट अंदर से, किसी का स्विच अच्छा होता है, मतलब ऐसा होता है। तो वो करंट ये होती है। वो कैसे होती है कि हम लोगों ने क्या करा, उसको ऑन किया,
ऑन किया, फिर अपन उसको ऑफ कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं तो करंट आ रहा था, जो करंट आ रहा था ना उसको अपन ने बंद कर दिया, अब वो जाने वाला है, अपन ने तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ करंट उसके अंदर रह गया वायर में, जो करंट रहा ना वो ये वाली चिंगारियां उत्पन्न करता है, वो ये वाली करंट उत्पन्न कर देता है, उसको बोलते हैं अपन ईडी करंट या भंवर धाराएं। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए अपन इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्वप्रेरण सिद्धांत, है ना, स्वप्रेरण सिद्धांत, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एक होता है इंग्लिश में होता है सेल्फ इंडक्शन ना, एक होता है स्वप्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण। ये तो अपन पहले पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इन्हें बोलते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रेरण। इसमें क्या होता है स्वप्रेरण में, सेल्फ इंडक्शन में, कि अब तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है कि खुद को खुद ही क्या कर रहा है, वो इंड्यूस कर रहा है, खुद को खुद ही वो इंड्यूस कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो इसका मैं लाइन पढ़ता हूँ, तो समझ ध्यान से, अब इस बार इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, ताकि तुम्हें हिंदी में समझा देंगे, दोनों काम करना चाहिए, ताकि दोनों बुरा नहीं माने। When current flow in a circuit or coil change the magnetic flux linked with a surface also change and hence EMF is induced in the coil or circuit. This phenomenon known as self induction. इसने बोला है कि when a current flow in a circuit, जब किसी सर्किट में किसी कोयल में क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है ना, तो फ्लक्स के चेंज होने से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उस सर्किट के अंदर, किसी को अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद के अंदर खुद की वजह से क्या हो रहा है, खुद के अंदर खुद की वजह से क्या हो रहा है, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस ईएमएफ को कहते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन। मतलब कि अगर अपन ने ये कोयल ले ली अपन ने यहाँ पे, इस जगह कोयल ले ली अपन ने यहाँ पे, इसके अपन ने करंट लगा दिया यहाँ पे इस जगह, ठीक है, यहाँ पे की लगा दी, इस तरह से की लगा दी, ये प्लस माइनस करंट हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस जगह अपन वेरी करा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्विच इस तरह से बनाया गया, यहाँ पे एरो लगा दिया गया है, इस एरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो करंट जा रही है वो वेरी कर रही है, वेरी मतलब वो कम ज्यादा कर सकते हैं अपन उसको, मतलब स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका मतलब करंट वेरी कर रहा है, एरो मतलब होता है करंट वेरी कर रहा है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं करंट की वैल्यू को। अगर एरो नहीं होता मतलब करंट आपका फिक्स रहता है, फिक्स है उस जगह, लेकिन अगर एरो है इसका मतलब करंट वेरी कर रहा है इस जगह, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर, देखना इन अ फिगर, a conducting coil C is connected with a battery and K. When current is passed through a key, hence magnetic flux is linked with the coil. When key is pressed on increasing current, the change in flux also increases with produced EMF and induced current oppose the electric current that flow through the circuit. And when the key is open, the current is circuit is zero. Then magnetic flux linked with the coil decreases, and the hence the induced current flow in direction of current supplied with the shown in figure. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही अपन ने क्या करा, करंट क्या करा अपन ने, क्या करा इसके अंदर, अपन ने इसको स्विच को ऑन किया और करंट को हमने फ्लो होने दिया, धारा को प्रवाहित होने दिया अपन ने इसके अंदर से, जब आपने करंट को फ्लो किया ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या निकलेगी, फील्ड लाइन निकलेगी, बल्ब रेखाएं निकलना शुरू हो जाएगी इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कोयल के अंदर करंट मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो होता क्या है इसके अंदर, कि अगर अपन ने करंट की डायरेक्शन ऐसे रखी, मतलब अपन ने स्विच को ऑन किया, जब अपन स्विच ऑन कर रहे हैं तो जब अपन बटन चालू कर रहे हैं तो करंट जा रहा है इस तरीके से, प्लस से माइनस होके जा रहा है करंट, ठीक है। तो करंट जब इसमें जा रहा है, डायग्राम दोनों एक ही है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो करंट जा रहा है इसके अंदर, तो इस करंट की वजह से इस कॉइल पे क्या हुआ, इस कॉइल पे क्या हुआ, मतलब कि करंट इंड्यूस हुआ, खुद मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, एक मतलब कि ईएमएफ जनरेट हुआ, विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ इस करंट की वजह से, तो खुद की वजह से खुद के अंदर हुआ, है ना। और जैसे ही क्या हुआ, जैसे मैंने इसको ऑफ किया, तो अब करंट की डायरेक्शन किस हो जाएगी, उल्टी, अब धारा किस हो जाएगी, विपरीत दिशा में, क्योंकि पहले अपन ने ऑन किया तो करंट क्यों गया, ऑफ करेंगे तो करंट वापस आएगा, तो उस कंडीशन में वापस क्या हो रहा है, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ऑन करेंगे तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, फिर ऑन करेंगे तो इसके अंदर ईएमएफ और करंट जनरेट होगा, लेकिन जब अपन ने करंट इसको ऑन किया तब करंट इसके अंदर कुछ और डायरेक्शन थी, लेकिन जब अपन ने इसको ऑफ किया तो डायरेक्शन कुछ और थी। उसका मतलब ये है कि अपन जो एक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, इस तरह से पहले ऑन ऑफ करते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है, ये अपन जानते थे वहां पे, यहाँ पे अपन यही बोल रहे हैं, ऑन ऑफ करेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, धारा बनेगी, लेकिन ऑन करने पे जो धारा की दिशा थी
वो ऑफ करने पे धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। बस ये आपको याद रखना है। तो ये खुद की वजह से खुद में क्या कर रहा है, करंट इंड्यूस कर रहा है, धारा प्रेरित कर रहा है। एक तो हम बाहर से दे रहे हैं, वो तो क्या एक्सटर्नल करंट है, बाहर धारा है, लेकिन जो उसके अंदर प्रेरित हो रही है खुद की वजह से, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा, है ना। तो बोले इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा। बोलो आइडिया, ये बात समझ में, खुद की वजह से खुद पे चेंज कर रहे हैं अपन, है ना, उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट। ठीक है, ओके। अब इसका अपन एक वो एक्सपेरिमेंट कर लेता था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं अपन इसका, थोड़ा सा छोटा सा है, देख लो एक बार, एक मिनट जाओ। देखो, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है इसका, कि हमें निकालना है इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मतलब स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक इंडक्शन, स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। तो देखना, मेरी बात सुनना तुम लोग, कि आपको पता है कि किसी भी कोयल के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर जितना फ्लक्स चेंज होगा, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही उसका करंट जनरेट होगा। ये बात सत्य है नहीं है, बताओ। जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन आएगा उतना उतना करंट बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। जितना फ्लक्स चेंज करेंगे उतना करंट बनेगा, बनेगा ना। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली समानुपाती है। तो अगर वो एक बार घुमा तो एक, दो बार घुमा तो दो, एन बार घुमा तो एन टर्न, ठीक है। तो एन फाइव बोल देगा अपन उसको, ठीक है। अगर फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो क्या बोलेंगे, एन फाइव समानुपाती किसके, आई के समानुपाती है। पर आप लोगों को पता है जब भी कोई चिन्ह हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे एल। क्या बोलेंगे कांस्टेंट को, एल, है ना। और एल को ही हम बोलते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, यानी कि स्व प्रेरण गुणांक, तो बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो यहां से अगर अपन एल की वैल्यू निकाला तो कितनी आ जाएगी, आई थिंक एन पाई अपॉन आई, गॉट इट, एन पाई अपॉन आई। अब एन तो नंबर ऑफ टर्न है, फेरों की संख्या है, कोई मतलब ही नहीं है। पाई का मात्रक आप जानते हो, फाइव होता है फ्लक्स, फ्लक्स का होता है यूनिट वेबर, ये आपको पता है, फ्लक्स का होता है वेबर, और करंट धारा का होता है एम्पियर, करंट का होता है एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, वेबर अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर, एन फाइव इक्वल टू एल आई वेबर अपॉन एम्पियर। और इसको बोलते हैं हेनरी, बोलते हैं इसको हेनरी, वेबर अपॉन एम्पियर को बोलते हैं हेनरी, ठीक है। तो अगर अपन क्या करें, करंट की वैल्यू एक एम्पियर कर दें, करंट की वैल्यू धारा अपनी अगर एक एम्पियर कर दी जाए, तो आपका जो एल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या मुझे डेफिनेशन बताओगे इसकी क्या बनेगी, तो मुझे कोई डेफिनेशन बता सकते हैं इसकी, अगर अपन बचपन में लिखते ना, 11th क्लास में पढ़ते थे इस चीज को इस तरह से, बताओ तो क्या बोलोगे आप। किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी कोयल के लिए सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या स्वप्रेरण गुणांक उस फ्लक्स के बराबर होता है, या उस फ्लक्स के इक्वल होता है जिसके अंदर एक एम्पियर करंट इंड्यूस होती है, जिसके अंदर एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसके लिए आपसे पूछे एग्जाम में तो ये लिख के आनी है, नोट्स में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना वहां से। तो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोग है ना इसको ईएमएफ के टर्म में लिखेंगे, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल के टर्म में। और आप लोग ये जानते हो ना, क्या जानते हो आप लोग, जो विद्युत वाहक बल होता है फेराडे के नियम से, वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, कैसे होता है, डेल फाइव अपॉन डेल टी, याद है ना, ये आप जानते हो। और नंबर ऑफ टर्म कितना, एन है तो अपन एन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एन से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस जगह, ठीक। आप लोग जानते हो एन फाइव की वैल्यू समीकरण नंबर एक से कितनी है, एल आई के इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या इसकी वैल्यू, डेल्टा, मैंने उल्टा लिख देगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एल आई आ जाएगा और डेल्टा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल आई अपॉन डेल्टा टी अपने पास हो जाएगा। यहाँ से अपन एल की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, एल कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बनेगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से एल कितना जाएगा, यहाँ से एल कितना जाएगा, वो आएगा ई अपॉन माइनस का डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका आंसर आ गया एल का। अब न्यूमेरिकल में किस तरह से पूछता है, वो दोनों के लिए अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर अपन क्या करें, यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू एक एम्पियर पर सेकेंड, एक एम्पियर पर सेकेंड
ये अगर कर दें अपन इसकी वैल्यू, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू ई के इक्वल आ जाएगी, है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इस ए की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, वो उस ईएमएफ के इक्वल होता है जिसके अंदर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर चेंज हो रहा है, जिसमें धारा परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड हो रहा है, उसके लिए एल उस ई के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से बात समझ में आ गया होगा कि अपने को क्या करना था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अब फटाफट 4-5 मिनट बाकी है अपनी मीटिंग खत्म होने में, अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला टॉपिक, इसका इसी का पार्ट बाकी, तो उसको खत्म कर लेते हैं ना। वैसे तो देखो आप इसको, तो मैंने तुम्हें बताया था ना स्विच वाली बात, जब हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो ऑन ऑफ करते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये एग्जांपल है ना, सेल्फ इंडक्शन वाला, मतलब कि स्टॉप रैंड वाला। उसके अंदर स्टॉप रैंड की वजह से चिंगारी उत्पन्न होती है, लेकिन जो चिंगारी उत्पन्न होती है ना, उसकी वजह से जो स्विच जल जाते हैं ना, कभी कभी स्विच जलते हैं आपके, तो वो स्विच किसकी वजह से जलते हैं, वो जलते हैं आपके ईडी करंट की वजह से। किसकी वजह से, ईडी करंट की वजह से। कभी भी आपने देखा होगा ना घरों में किसी के स्विच जले होते हैं, ऑन ऑफ करने की जगह से क्या होता है, काले काले पड़ जाते हैं उस जगह पे, तो जल जाते हैं ना वो, तो वो करंट की वजह से जल जाते हैं उस जगह पे, जो चिंगारी निकलती है ना उसकी वजह से। तो आप ध्यान रखना। और स्विच ऑन, ये जो चिंगारी ऑन ऑफ होती है ना, ये होती है स्वप्रेरण की वजह से। स्वप्रेरण मतलब अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो कैसे होगा, अपन आगे देखेंगे इस बारे में। तो आप एक थोड़ा टॉपिक और देख लो इसके लिए, टॉपिक देख लो आप, कि आपको एक मतलब एक चीज निकालनी है कि अगर आपको कोई परिनालिका दे दी जाए, परिनालिका मतलब सोलेनोइड, जानते हो सोलेनोइड को, इस तरह से होती है ना। कोई सोलेनोइड की परिनालिका दे दी जाए आपको, उसके लिए बी की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है उसके लिए। बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होता है। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो स्मॉल एन होता है वो कैपिटल एन अपॉन एल आई के इक्वल होता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को अपन एल बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो फाइव होता है वो बी डॉट डी ए कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और ए और बी क्या है, दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए कोस जीरो दिया जाता है, तो कोस जीरो की वजह से बी ए आ जाता है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये अपने पास फाइव की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे, इस जगह से अपन बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो म्यू नोड एन आई एल और ये ए आ जाएगा, ठीक है। म्यू नोड एन आई ए अपॉन एल आ जाएगा फाइव की वैल्यू। अब अभी अभी आपने पढ़ा कि एल की वैल्यू होती है एन फाइव अपॉन आई, ये आपको याद है, एन फाइव इक्वल टू एल आई था, तो वहां से एल इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई आ जाएगा यहाँ से। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इस जगह, फाइव की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं फाइव की वैल्यू ये पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, म्यू नोट की जगह म्यू नोट, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, म्यू नोट एन आई स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू जाएगी किसकी अपने पास, अच्छा आई भी अपने पास नीचे अपॉन है, आई भी है यहाँ पे इस जगह, तो आई से आई कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, एल इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। अब ये तो कब था, जब कहना कि इसके अंदर कुछ भी रखा हुआ नहीं है, म्यू नोड मतलब जब इसके अंदर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है इसके अंदर, इस कोयल के इसके अंदर, इस क्या नाम है इसका, परिनाली का, इस सोलेनोइड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो म्यू नोड लेंगे। अगर इसके अंदर मैं मार्कर रख दूं अंदर से, इसके अंदर मैं पेन रख दूं मैं, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर इससे इसकी वजह से यहाँ पे एक म्यू आर का फैक्टर भी आ जाएगा एक्स्ट्रा में, तो जो आपका एल बनेगा ना वो क्या कहलाएगा, म्यू आर म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा जब आप बीच में अगर लोहे की कुछ क्रोड रख दो या कुछ लोहे की छड़ रख दो बीच में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक म्यू आर का फैक्टर भी आ जाता है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं इसको, आपेक्षिक पारगम्यता, जब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका आता है। तो एग्जाम में अगर आपसे वाइवा में पूछे कि जो एल होता है स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे उसकी उसके एरिया पे डिपेंड करेगा कोयल के, उसकी लेंथ लंबाई पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या पे डिपेंड करेगा, और परमिएबिलिटी पारगम्यता पे डिपेंड करेगा। तो आप एग्जाम में लिख के आना है चीज, अगर पूछा जाए तो किस पे डिपेंड करेगा, वो इन चारों पे डिपेंड करेगा। बोला आया नहीं आया बताओ यहाँ तक, हाँ। हम्म।
ठीक है, तो अब देखो आप सब लोग देखो कि हम लोग कल पढ़ रहे थे म्यूचुअल सॉरी सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे थे कल अपन। सेल्फ इंडक्शन है ना, सेल्फ इंडक्शन मतलब होता है हिंदी में स्व प्रेरण। हिंदी में होता है स्व प्रेरण। ठीक है, मतलब एक कोयल एक कुंडली थी जो खुद की वजह से खुद में क्या कर रही थी, मतलब कि प्रेरणा की वजह से या इंडक्शन की वजह से क्या कर रही थी, वो करंट जनरेट कर रही थी खुद की वजह से, है ना। मतलब कि अगर अपन ने बाहर से करंट दिया, अपन ने उसको एक बाहर से धारा दी थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट इंड्यूस हो गया था, धारा प्रेरित हो गई थी, तो खुद की वजह से हुई थी। ठीक है, उसमें मैंने तुमको बताया था उसके एप्लीकेशन क्या थे। उसका एप्लीकेशन ये था कि जब है ना हम घर में जो कीबोर्ड जो अपना लाइट का स्विच होता है उसको ऑन ऑफ करते हैं तो उसके अंदर चिंगारी निकलती है। वो जो चिंगारी निकलती है वो चिंगारी क्या करती है, मतलब वो क्यों निकलती है, वो इसकी वजह से निकलती है। मतलब ये चिंगारी निकलना वो सेल्फ इंडक्शन का वो एक तरीके से है ना, कि सर सेल्फ इंडक्शन होता है, मतलब इसका ये प्रमाण है ये। ठीक है, इसका प्रूफ है कि सेल्फ इंडक्शन होता है। दूसरा, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप लैब में रखते हो इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है, उसमें होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। उसमें होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, हिंदी बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। और प्रतिरोध बॉक्स कहाँ काम आया था, किसी को याद है ये बात? रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने कहाँ काम में लिया था, किसी को याद है तो बताओ। हाँ, रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ काम में लिया था अपन ने मीटर स्केल पढ़ा था, मीटर स्केल। उस मीटर स्केल में अपन ने एक जगह रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, प्रतिरोध बॉक्स लगाया था अपन ने। वहां से अपन ने क्या करा था, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस लेकर के उनकी वैल्यू निकाली थी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने काम में लिया था, तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स जो था ना, उसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, डबल डबल लेयर वाले वायर लपेट देते हैं। जैसे कोई बेलन है, कोई अपने पास कोई बेलन है, ठीक है, ये कोई बेलन है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे क्या करा अपन ने, इस बेलन पे अपन ने वायर लपेट दी एक बार, तो ऐसे है ना, यानी कि इस पे अपन ने एक बार वायर लपेट दिया इस तरीके से, फिर इसके पास एक बार वायर फिर वापस लपेट देते हैं, मतलब कि दोहरा बनाते हैं, इसको दोहरा तार बनाते हैं। दो बार लपेटते हैं, उससे क्या होता है, एक बार करंट यूं जाएगा और एक बार करंट यूं आ जाता है, ताकि क्या होता है ना, करंट जब गया ना, तो उस कोयल की वजह से, उस कुंडली की वजह से उसके अंदर स्व प्रेरण हुआ, सेल्फ इंडक्शन हुआ। उस सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसके अंदर करंट जनरेट हुआ, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका जल सकता है। तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और बार लपेट देते हैं, दोहरा कर देते हैं, इसको दो बार लपेट देते हैं। उससे क्या होता है कि इसके अंदर करंट, मतलब जो करंट इंड्यूस होने वाला था उसके अंदर, वो वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है, ताकि ना कि वो जो करंट हुआ था उसको इंड्यूस होने से बच जाएगा, मतलब उसमें प्रेरित होने से बच जाएगा, जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट जलने से बच जाएगा। एक बार लपेट दिया, करंट इधर गया, दोबारा लपेटा, करंट वापस इधर से आ गया, तो दो पार्ट में करंट डिवाइड हुआ ना, तो जलने का खतरा कम रहता है। इस वजह से क्या करते हैं अपन, दो बार लपेट देते हैं उसको। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल थे, दो सिंपल से छोटे छोटे। और हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि उसका नाम है प्रेरक कुंडली। प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा। प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा, है ना, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर इन इंड्यूस्ड कॉइल, एनर्जी स्टोर इन इंड्यूस्ड कॉइल। एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है उस कॉइल के अंदर, है ना, उस कॉइल में कितनी एनर्जी इंड्यूस हो रही है, स्टोर हो रही है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम जो मतलब जो ईएमएफ होता है किसी कुंडली के अंदर, जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है या प्रेरित होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ईएमएफ वो क्या करता है, वो जो हम उसको करंट दे रहे हैं उसके ऑपोजिट वर्क करता है, ये आपको पता है, क्योंकि अपन जो करंट देते हैं ना उसके विपरीत दिशा में करंट जनरेट करता है, उसके विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस करता है। इस वजह से वो ईएमएफ होता है, वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हम फेराडे लॉ से जानते थे, है ना। ये उन कारणों का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अपन क्या बोलते हैं, माइनस की लाग लिखते हैं उसके लिए। और हम जानते हैं कि W अपॉन Q होता है V के बराबर, ये आप लोग चैप्टर नंबर 2 या 3 से जानते हो। V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो यहाँ पे V की जगह अपन E लिखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जो काम वहां पे V करता है वो काम यहाँ पे E करता है। तो यहाँ से अगर अपन W की वैल्यू निकालेंगे तो W कितना जाएगा यहाँ से, Q ई, है ना, क्यू ई कितना जाएगा, क्यू ई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे से स्मॉल चेंज की बात करें, अगर अपन किसी कोयल के अंदर स्मॉल चेंज की बात करें, छोटे से चेंज की बात करें, तो हमारा डब्ल्यू की जगह अपन क्या ले लेंगे, डी डब्ल्यू ले लेंगे, और ये आ जाएगा डी क्यू। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस मैंने क्या करा, छोटे से पार्ट की बात करी, तो डब्ल्यू को डी डब्ल्यू बोल दिया और क्यू को डी क्यू बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को।
अब हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है वो I इंटू dt के बराबर होता है, ये भी आप लोग जानते हो। आवेश होता है चार्ज, वो I इंटू dt के बराबर होता है। और आप लोगों ने कल एक चीज और पढ़ी थी, ठीक है, ये चीज पढ़ दी है आपने, बताओ तो, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। एन फाइव इक्वल टू एल आई, अपन ने कल पढ़ा था ना, एन फाइव इक्वल टू एल आई, वहां से अपन इसको निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। तो यहां से अपन अब क्या करेंगे, अपन इस Q की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 में इस DQ की वैल्यू भी पुट करेंगे और इस E की वैल्यू भी पुट करेंगे अपन वहां पे। तो इक्वेशन 1 का यूज अगर मैं करूं तो DW कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस की जगह माइनस चलने दो, E की वैल्यू कितनी है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा यहाँ पे। DQ की वैल्यू कितनी है, वो है I इंटू डी टी, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे I इंटू डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, घर चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, I अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट मीन्स एल आई और डी आई। पर हम लोग जानते हैं कि हमें पूरा टोटल वर्क निकालना है। अब तुम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, तुम लोगों ने, कि अपन कार्य क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो कार्य किया जाता है उस कुंडली के द्वारा, उसको खुद को इंड्यूस करने में, खुद को प्रेरित करने में, वो किस में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज होगा। जो कार्य किया जा रहा है वो ऊर्जा में परिवर्तित होगा, इसलिए अपन कार्य निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, क्योंकि लिमिट किसकी लग रही है, करंट की लग रही है ना, तो अपन इसको आई मान लो, जीरो से आई, अच्छा अलग चाहो तो आई नोट मान लो कि भाई ये ऑलरेडी आई है, तो कुछ और मान सकते हो आप चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, समाकलन आप जानते हो, इंटीग्रेशन, एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आई। और आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप लोग भली बात जानते हो कि आई का इंटीग्रेशन होता है आई स्क्वायर अपॉन 2, आई का समाकलन होता है आई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ अब फर्दर देखो आप, एल हाफ बाहर आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एल आई नोट स्क्वायर। और जो वर्क डन करते हैं वो किस में चेंज होता है, वो एनर्जी में चेंज होता है, दैट मींस यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो किसी भी कुंडली के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है, किसी भी कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई नोट स्क्वायर। जहां पे एल क्या है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे एल क्या है, व्हाट इज एल, कल पढ़ा था अपन ने, याद करो, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ना, स्व प्रेरण गुणांक, क्या यहाँ पे एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण गुणांक। अब ये होता क्या है, जिस तरह से कोई बल्ब होता है, उस बल्ब में प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उस तरह से किसी कोयल, किसी कुंडली के लिए ये एल उसका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। आई बात समझ में, किसी जिस तरह से बल्ब के लिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है तार के लिए, ऐसे ये रेजिस्टेंस है उसका, है ना, ये प्रतिरोध एक तरीके का एल है। अपन पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल में, आ रहा है अपने चैप्टर, भागा भागा बहुत जल्दी, है ना। तो अपना ये यहाँ पे एक डेरिवेशन खत्म होता है। अब अपन आगे चलने वाले हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो।